हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से टेस्ट 24 जो कि परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का तीसरा टेस्ट है कि साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके योगदान और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जाना जाता है? तो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को खोजा था वाटसन एंड क्रिक ने। बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है पहले कि डीएनए की खोज किसने किया था, उसमें ये ऑप्शन था जिसको सही नहीं माना गया था। सच में डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, डीएनए की खोज नहीं। तो इसमें से हो जाएगा जेम्स वाटसन, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड झिल्ली में होती है और इस झिल्ली में प्रेजेंट होता है, एक तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही है, साथ ही पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के पौधे में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण है। तुलसी के पौधे में क्या ऐसा प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से उसमें औषधीय गुण आ जाता है? तो वो है फिनॉल और फ्लेवोनोइड। फिनॉल और फ्लेवोनोइड हैं, यानी फिनॉलिक जो भी कंपाउंड्स हैं एंड फ्लेवोनोइड्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, दैट्स वाई इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, फिनॉल और फ्लेवोनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में किस प्रकार का क्लोरोफिल सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पौधों में क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है और इसी में पिगमेंट्स और क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बल की मात्रा ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F यानी फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो 100 न्यूटन आता है, यानी उस पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित पर विचार करें, एक्सरे, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है? तो इनमें से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें चाहे विजिबल हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं और इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, जो कि हमें पता चलता है पोलराइजेशन फिनोमिनन जो फिजिक्स में पढ़ना होता है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इनका नेचर ट्रांसवर्स है। तो इनमें से सभी हो जाएगा 1 2 3, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है? तो इसमें एक थ्योरी है कोहेशन टेंशन थ्योरी, यानी सामंजस्य तनाव सिद्धांत, इसी की वजह से। राइट ऑप्शन सी होगा। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जब भी ट्रांसपीरेशन होता है यानी वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से पानी का, वाटर का लॉस होता है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जड़ के पास में, जड़ जहाँ पे है यानी सॉइल के अंदर हाई प्रेशर है और ऊपर नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर का मूवमेंट हो जाता है और फिर मिनरल्स का भी मूवमेंट हो जाता है जो कि वाटर में डिजोल्व है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज किया जाता है। साथ ही चूँकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है, कहीं कहीं पे हमें यदि ज़्यादा कंडक्टिविटी की ज़रूरत होती है तो इसमें कुछ चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं। कुछ चीज़ें मिक्स कर देने से क्या होता है, जैसे ट्राईवैलेंट हो गई या पेंटावैलेंट, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसी को डोपिंग कहा जाता है।
तो इसमें से जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी है वो हमारे जांघ से लेकर के यानी कुल्हा से लेकर के जो घुटने तक की हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसको फेमूर कहा जाता है, यानी जांघ की हड्डी, राइट ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा जो घुटने से लेकर के और नीचे हमारे पैर तक की दो हड्डियां हैं उनमें से एक को टिबिया कहा जाता है और दूसरे को फेबुला कहा जाता है। सबसे लंबी हड्डी जो है ये फेमूर है। कौन सा रोग वायरल संक्रमण के कारण होता है जो लीवर को प्रभावित करता है? तो वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए हो, बी हो या सी हो, लीवर को प्रभावित करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है? देखिए, हमारा ब्रेन जो है एक बहुत ही सॉफ्ट एंड नाजुक अंग है, उसको रखा गया है हड्डियों के एक स्केलेटन के अंदर, जिसको स्कल यानी खोपड़ी कहा जाता है। तो चूंकि ब्रेन बहुत ही नाजुक है तो वो खोपड़ी के यानी हड्डियों के स्ट्रक्चर से टकरा सकता है, तो उस टकराहट से बचाने के लिए झिल्लियों का लेयर्स है, 3 तरह के झिल्लियों का लेयर्स है, डीएपी 3 तरह के, उसी को मेनिंजेज कहा जाता है। डायामीटर, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर, डीएपी 3 तरह की झिल्लियां हैं, वो उसी को मेनिंजेज कहा जाता है। और जब किसी कारणवश उस मेनिंजेज में सूजन आ जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस, निमोनिया रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है, और मधुमेह, डायबिटीज, शरीर में इंसुलिन की मात्रा कमी हो जाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज कहा जाता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यदि इंसुलिन का स्त्रवण सिक्रेशन कम हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है। बाहर से इसके इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में रक्त कोशिका का सबसे प्रचुर प्रकार है? तो मानव शरीर में हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स। ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाती है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की मात्रा होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करने के लिए हमारे शरीर में आता है, तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण ये डब्ल्यूबीसी करती है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त के थक्का जमाने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। अब प्लाज्मा क्या है? ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसी को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकालीय मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कंकालीय मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई सार्कोमियर कहलाती है, सार्कोमियर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या? जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो, तो जहाँ पे लाइट रे का इंसिडेंस हो रहा है वहाँ पे खींचे गए नॉर्मल से अवे बेंड करती है। यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधे चली जाती, लेकिन नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है डेंसर से रेयरर में जाने पे। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हम बढ़ा लें तो थोड़ा और नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, थोड़ा सा और बढ़ा लें तो ये पैरेलल हो जाएगी इस बाउंड्री के, मीडियम का जो बाउंड्री है इसके पैरेलल हो जाएगी। उस केस में जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्रिटिकल एंगल मतलब वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल।
और जब भी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से, तो जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है उसी मीडियम में लौट करके आ जाएगी, और इसी फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दिशा बदल देती है। ये तो बात सही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे दिशा बदल देती है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है कि प्रकाश तरंगे अपनी अलग अलग तरंग दैर्घ्य के कारण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी जब प्रिज्म से वाइट लाइट को हम पास कराते हैं तो उसका सभी कंपोनेंट्स का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से उनका डेविएशन अलग अलग होता है, इस कारण से वो अलग अलग कंपोनेंट कलर्स में अलग अलग हो जाती है, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये कारण नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो बी भी गलत हो गया। प्रकाश तरंगे किसी सतह से उछलती है और दिशा बदलती है, ये भी कारण नहीं है। दिशा बदलती है या उछलती है, ये कारण नहीं है। क्रांतिक कोण के कारण प्रकाश तरंगे पूरी तरह से एक ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। बिल्कुल, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तो जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है। यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, और इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो में ऐसे तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी शामिल है, रिफ्रैक्शन भी शामिल है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसमें शामिल है। इसके अलावा जो भी ऑप्टिकल फाइबर बनाए गए होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो देखिए, ध्वनि के वेग का जो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो। गामा पी बाई रो, रो क्या है? ये मीडियम की डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी पे निर्भर करता है। जब इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम आ जाता है। गामा आर टी बाई एम, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और मोलिकुलर वेट है एम। तो हम देख रहे हैं कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी ध्वनि का वेग तापमान पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मीडियम के घनत्व पे भी निर्भर करता है। ध्वनि के आयाम पे निर्भर नहीं करता है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ध्वनि का घनत्व यहाँ नहीं होगा, इंग्लिश वाले में डेंसिटी ऑफ द मीडियम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने में गलती हुई है। ध्वनि का घनत्व नहीं, मीडियम का, माध्यम का घनत्व पे निर्भर करता है, तो बी सही है। माध्यम के तापमान पे निर्भर करता है, सी भी सही है, तो मोर देन 1 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट, या यूं कहें कि सूटेबल लो वेवलेंथ का लाइट किसी मेटॉलिक सरफेस पे फॉल करता है तो उस मेटॉलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश तरंगे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? नहीं। किसी माध्यम से गुजरते समय प्रकाश तरंगे अपनी दिशा बदल लेती है? ये भी नहीं होगा। प्रकाश के संपर्क में आने पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? ये सही हो सकता है। फोटोन किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है और ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है? डी गलत है, सी सही है। प्रकाश के संपर्क में आने पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक माप है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए, जब भी कोई दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है, रिलेटिव मोशन आ जाता है, तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है। और उस फ्रिक्शन का वैल्यू, मान लीजिए कि एक सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करके खिसकाया जा रहा है, तो इन दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं, इनके बीच में अपोजिंग फोर्स लगने लगता है, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कहा जाता है। उस फ्रिक्शन, वो जो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के,
इस ब्लॉक पे जितना अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस सरफेस के द्वारा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो F इज इक्वल टू आ जाता है म्यू इंटू एन। इसी प्रोपोर्शनलिटी को कहा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या बताता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि कोई सरफेस कितना रफ है, कम है या ज़्यादा है। यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि उस सरफेस में रफनेस कम है, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू कम है। और यदि ज़्यादा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, मतलब वो सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ है, उस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो किसी वस्तु का भार, ये गलत है। किसी वस्तु का सतही क्षेत्रफल, ये भी गलत है। संपर्क में आने वाली सतहों का खुरदरापन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मतलब यदि कोई एक ऑब्जेक्ट ए दूसरे ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बी भी पहले ऑब्जेक्ट ए पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इनमें से किसी एक को एक्शन का फोर्स और दूसरे को रिएक्शन का फोर्स कहा जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं, और जब दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ एक्ट करते हैं। तो रॉकेट का प्रणोदन, रॉकेट के प्रणोदन में क्या होता है कि जो फ्यूल बर्न करता है उसका वेस्ट मटेरियल पीछे की ओर तेज़ी के साथ आता है, तो बदले में रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पुश मिलता है, एक थ्रस्ट मिलता है। इस कारण से वो आगे की ओर मूव करता है। तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ शामिल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी शामिल है। तो ए ऑप्शन सही होने जा रहा है। गेंद का उछलना, जब हम किसी गेंद को नीचे की ओर पटक देते हैं तो गेंद क्या किया, अर्थ के सरफेस को या जिस सरफेस पे हमने पटका उसको सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बदले में उतना ही फोर्स अर्थ ने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर दिया। इस कारण से वो जंप कर गया, उछल गया। तो इस केस में भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे गेंद का उछलना में भी न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें अप्लीकेबल है। तो खैर इसमें मोर देन वन ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसमें आंसर ए ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो इसलिए या तो ए मान लीजिए या मोर देन वन ऑप्शन रहता तो उस पर हम चले जाते। किस प्रकार के विकिरण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बने धनात्मक आवेशित कण होते हैं? देखिए, किसी भी एटम से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। मतलब हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो उसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बचेंगे, और उसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो जब भी किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अपने साथ 4 मास नंबर कम करेगा। वो 2 प्रोटॉन और 4 न्यूक्लियॉन्स की कमी लाएगा, यानी एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आएगी और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आएगी। किस प्रकार के विकिरण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने धनात्मक आवेशित कण होते हैं? तो वो है अल्फा कण में। गामा एक रेडिएशन है, एक्सरे भी। बीटा कण, बीटा एमिशन 2 टाइप का होता है। बीटा प्लस एमिशन जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, और बीटा माइनस एमिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। बीटा एमिशन क्यों होता है? जब भी किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, तो प्रोटॉन टूट करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है। और फिर उसी तरीके से यदि किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करवा देता है। तो
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। इसकी वजह से बीटा प्लस एंड बीटा माइनस एमिशंस होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा बताता है कि एक उपग्रह किसी ग्रह की कक्षा में क्यों रहता है? ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। देखिए, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है क्योंकि अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तब मूव करता है जब उस पे कोई एक सेंटर की ओर हमेशा लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो उस पे। मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। तो अर्थ सन के अराउंड इसलिए रिवॉल्व कर रही है क्योंकि म्यूचुअल जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जा रहा है। उसी तरीक़ा से अर्थ के अराउंड मून इसलिए रिवॉल्व कर रहा है कि अर्थ अपने सेंटर की ओर मून को अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे प्रोवाइड हो पा रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड इसीलिए रिवॉल्व करते हैं क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर देता है। तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ये सही है। उपग्रह का केंद्रापसारक यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है, ये गलत है। उपग्रह की प्रणोदल प्रणाली लगातार उसकी गति के लिए आवश्यक बल प्रदान करती है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अंतरिक्ष में घर्षण की अनुपस्थिति उपग्रह को बिना किसी बाहरी बल के गति करने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन सही है। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसमें 4 ऊष्मागतिकी के नियम यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम शून्य से शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ए और बी। ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कहता है लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अलग अलग ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम को यदि हम डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करते हैं तो इस हीट का कुछ पार्ट इसमें भरी हुई गैस या लिक्विड के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और कुछ पार्ट इसमें लगे हुए पिस्टन को ऊपर उठाएगा। यानी जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है उसका कुछ पार्ट सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज कराएगा और कुछ पार्ट एक्सटर्नल वर्क कराएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी हमने सप्लाई किया वो टोटल एनर्जी के इक्वल है। मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पे सप्लाई हमने किया और इंटरनल एनर्जी में चेंज यदि डेल्टा यू आया और एक्सटर्नल वर्क डेल्टा डब्ल्यू आया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी के कंजर्वेशन को ही दूसरे तरीके से कहा जा रहा है ना, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम को जो हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट टोटल का टोटल हीट एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मतलब दूसरे तरीक़ा से हम इसको कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन डिजाइन नहीं किया जा सकता है जिसमें कि हम कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करें और वो वर्क करना शुरू कर दे, बिना फ्यूल दिए वो वर्क परफॉर्म करना शुरू कर दे। ऐसे किसी भी इंजन को डिजाइन नहीं किया जा सकता है।
मतलब यदि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो इसमें से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम राइट ऑप्शन ए होगा, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समान गति का उदाहरण है? एक कार आराम से गति पकड़ रही है, मतलब एक कार एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन तो हो ही नहीं सकता है, ए ऑप्शन गलत होगा। एक गेंद ऊपर नीचे उछल रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर गई तो फिर नीचे आ गई, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो गई, मतलब वहाँ एक्सेलरेशन आ गया, तो यूनिफॉर्म रहा नहीं, तो बी भी गलत होगा। एक रोलर कोस्टर लूप और ट्विस्ट से गुजर रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। एक व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा है, अब यहाँ पे दो केसेस हो जाएंगे। पार्क में जॉगिंग कर रहा है, यदि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका मोशन तो यूनिफॉर्म हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, एक व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, राइट ऑप्शन डी होगा। किसी संगीत वाद्य यंत्र की पिच को वांछित आवृत्ति पर समायोजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्यूनिंग, राइट ऑप्शन सी होगा। अनुनाद यानी रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कराना, जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो वहाँ उसी को रेजोनेंस कहा जाता है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड सडन इंक्रीज कर जाता है। और प्रवर्धन यानी एम्पलीफिकेशन क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, आवाज़ जैसे धीमा है उसको बढ़ा देना, तेज कर देना, ये है एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की ठोस अवस्था में परमाणु या अणु होते हैं, तो ढीला ढाला पैक और अत्यधिक ऊर्जावान, ये गलत होगा। ठोस है यानी सॉलिड है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होते हैं तो अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट भी करते रहते हैं। तो यदि हम देखें उनका ऑसिलेशन एनर्जी देखें तो गैसेस के कंपैरिजन में कम ही रहता है, उनका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उनका कम ही रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करें तो क्लोजली पैक्ड होंगे और उनकी एनर्जी कम होगी, लेकिन क्लोजली पैक्ड हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है वहाँ पे, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाईली नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे घनिष्ठ रूप से पैक तो हैं, और घनिष्ठ रूप से पैक होने के साथ कम ऊर्जा वाला दिया हुआ है सी ऑप्शन में, और अधिक ऊर्जावान वाला दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो चूंकि उनका ऑसिलेशन स्लोली होता है, इस कारण से उनमें अत्यधिक ऊर्जा नहीं होगी, कम ऊर्जा होगी। काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो इनमें से जिस ऑप्शन को आप सही समझे, उचित समझे, कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर के होते हैं, जिनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो इसमें सोडियम का ऑक्साइड एक मेटॉलिक ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, या यूं कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज़्यादा होती है। तो इसमें से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल क्षार प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जल का निर्माण तो होता है, लवण यानी सॉल्ट का भी निर्माण होता है, तो दोनों ही सही है। अवक्षेप का निर्माण यानी प्रेसिपिटेट का निर्माण हमेशा नहीं होता है, लेकिन सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण हमेशा होगा,
तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अयस्क है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इनमें से जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। सोडियम हो गया Na, पोटेशियम हो गया K और लिथियम होगा Li। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये नकली है, NaKli नकली है, इस कारण से इसको चाकू से काटा जा रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मजबूत अम्ल और कमजोर अम्ल के बीच अंतर करने के लिए किया जा सकता है? तो जब हम पीएच देख लेंगे कि किसका पीएच कितना है, तो मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है या वीक है एसिड, ये पता लग जाएगा। यदि 7 के क्लोज है तो काफ़ी वीक होगा, और 0 के क्लोज है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यानी पीएच का वैल्यू जितना ही कम होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, पीएच का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा, 7 के अंदर ही, 7 के अंदर ही, वो एसिड वीक होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से पीएच जान लेंगे और तब बता देंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीक है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर परिवर्तित कर देता है, फोकस्ड कर देता है, फोकस्ड कर देता है। तो कन्वेक्स लेंस देख लीजिए, कन्वेक्स लेंस या इसको बाई कन्वेक्स लेंस, जितने भी पैरेलल रेज इस पे आकर के इंसिडेंस होगी, रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट से जाएगी, उसी को तो फोकस कहा जाता है। तो जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है, ये बाई कन्वेक्स लेंस इसको एक ही पॉइंट पे फोकस्ड कर दे रहा है, यानी फोकल पॉइंट पे फोकस्ड कर दे रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क मुख्य रूप से तांबे के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो हेमेटाइट तो आयरन का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी आयरन का अयस्क है, तो इससे तांबा का निष्कर्षण तो नहीं होगा, कॉपर का निष्कर्षण। हाँ, चाल्कोपाइराइट जो है इससे तांबा का निष्कर्षण होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है? तो देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और वहाँ पे एसिड बन जाता है। एसिड बनने की वजह से हमारे ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो लगा रहता है, जिसको इनेमल कहा जाता है, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है, उसका क्षरण करना शुरू कर देते हैं। कौन? ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड की वजह से उनका कोरोजन होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचाने का एक ही तरीका है, जो एसिड बना हुआ है हमारे मुंह में, माउथ में, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो बेस लेकर के आएंगे, टूथपेस्ट में बेस ही होता है, तो इसमें सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर साबुन और डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सर्फेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम लॉरिल सल्फेट का, सोडियम लॉरिल सल्फेट, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट 24, जो कि फुल सिलेबस का तीसरा टेस्ट है, के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन।